वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जब आप कहीं जाते हो तो आप मान लो कहीं घूमने के लिए गए या अपनी कोचिंग जा रहे हो या कॉलेज स्कूल जा रहे हो तो क्या करते हो, आप बैग उठाते हो और गाड़ी पे या स्कूल की बस से बैठ के चले जाते हो। या आप घर पे हो और आपको अपना गिलास उठाना है तो क्या करते हो, आप अपना हाथ ऐसे करते हो और गिलास उठा लेते हो। पानी की बोतल फ्रिज से निकालनी है अगर तो फ्रिज पास में ऐसे खोला और निकाल लिया। तो आप स्कूल जा रहे हो तो इसमें कौन से टाइप का आप जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो अपनी बॉडी का, और या उसी जगह पे बैठे बैठे फ्रिज खोल रहे हो या गिलास उठा रहे हो या पानी पी रहे हो बैठे बैठे, तो उसमें अपनी बॉडी का किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। तो किस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, ये डिपेंड करता है आपके लोकोमोशन और मूवमेंट के ऊपर। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। आखिर लोकोमोशन कैसे परफॉर्म करता है कोई ऑर्गेनिज्म और मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करता है कोई और क्या कोई कोरिलेशन है लोकोमोशन और मूवमेंट में। इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। जब आप लोकोमोशन बोलोगे तो क्या होगा कि आप यहाँ से कॉलेज गए अपने घर से, तो क्या है पूरी बॉडी आपकी जा रही है कॉलेज। ऐसा तो होगा नहीं कोई बॉडी पार्ट या बैठे बैठे कॉलेज आपने वो कर लिया, कोई लेक्चर ले लिया। आप जाओगे कॉलेज तक या कोचिंग तक या स्टडी रूम तक उठ के अपने, फिर वहाँ पे आप उस लेक्चर को ले लोगे। तो मतलब ये है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपकी पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब आपकी पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को आप लोकोमोशन बोलोगे। और अगर केवल बॉडी पार्ट का, जैसे आप बैठे हुए हो, आपने गिलास उठाया, आपने पानी की बोतल उठाई या आपने कोई दवा उठाई अपनी रखी हुई मेडिसिन को, तो इस प्रकार का मूवमेंट जिसमें केवल बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसे को हम मूवमेंट बोलेंगे। तो लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। लोकोमोशन तब बोलोगे जब आपकी पूरी बॉडी कहीं पे डिस्प्लेस हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाए। और मूवमेंट कब बोलोगे, जब केवल आपका कोई बॉडी पार्ट डिस्प्लेस हो, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तो उसको आप मूवमेंट बोलोगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये मूवमेंट कौन करता है और लोकोमोशन कौन करता है। तो जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हो, जब आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो कुछ कैरेक्टर्स बताए जाते हैं आपको लिविंग के। जैसे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे सबसे अच्छा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लिविंग बीइंग का, वो है वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को ज़रूर परफॉर्म करेगा। तो ऐसे ही एक और ही इम्पॉर्टेंट लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि वो मूवमेंट करेंगे। अगर कोई लिविंग बीइंग होगा तो वो मूवमेंट करेगा। तो अब वो मूवमेंट कैसे करेगा, मान लीजिए कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म है आपका अमीबा, तो वो कैसे मूवमेंट करेगा। उससे आगे बढ़ो, हाइड्रा है, तो वो कैसे मूवमेंट करेगा, उसका कौन सा जो बॉडी में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो उसकी मूवमेंट में हेल्प कराएगा। या कोई आपका और ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें जैसे आपकी आईलिड है, इनका मूवमेंट होता है, कैसे हो रहा है। जॉ बोन का आपके मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है। तो किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा पार्ट मूवमेंट के थ्रू डिस्प्लेस हो रहा है और किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा पार्ट लोकोमोशन के थ्रू डिस्प्लेस हो रहा है, इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप मूवमेंट करोगे तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका अमीबा है। तो अमीबा कैसे करता है, अमीबा क्या करता है, कुछ साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग कर लेता है। अब वो अमीबा साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग कैसे करता होगा, वो क्या करता है, आपको पता है कि जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ का मेंबर है। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। मतलब ए सेलुलर का मतलब क्या है कि एक सेल में उनकी सारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है या फिजियोलॉजी है वो पूरी हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करते हैं। अब
जो ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करेंगे, आपको नया वर्ड लग रहा होगा साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग, इसी को साइक्लोसिस भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग क्या है? कुछ नहीं है, जब ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, क्या हुआ, वाटर करंट के साथ उसकी बॉडी में पानी आया, तो क्या हुआ, कुछ उसके साथ फूड भी लेकर आया, कुछ और भी सब्सटेंस लेकर आया, तो क्या हुआ, उसका साइटोप्लाज्म घूमने लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने लगेगा। बॉडी वहीं रहेगी लेकिन उसका साइटोप्लाज्म क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को एक टर्म देते हैं जिसको आप साइक्लोसिस कहते हो। ठीक है, जो ये आपका प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग है, ये सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपका पैरामीशियम है, इसके अंदर सीलिया पाई जाती है। ये सीलिया क्या करता है, ये साइटोफेरिंक्स इसके पास होता है, तो वो सीलिया क्या करता है, जब वाटर करंट आएगा इसकी बॉडी में, तो वो साइटोफेरिंक्स के थ्रू एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। पैरामीशियम में क्या करेगा, वाटर करंट के साथ फूड अंदर आएगा तो क्या करेगा, फूड को अंदर लाएगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लेजला पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना है, या और भी बहुत सारे, जैसे स्पर्म है, उसमें फ्लेजला पाया जाता है, वो क्या करता है, वो भी मूवमेंट कराता है। इसके अलावा हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, फूड की कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए मूवमेंट के। अब मूवमेंट के एग्जाम्पल हो गए, मतलब केवल बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो फिर लोकोमोशन में क्या क्या आएगा, लोकोमोशन में आएगा, आप अपना एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन बीइंग्स का। जैसे आप चल रहे हो, चल के कहीं जा रहे हो, दौड़ के कहीं जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, या कहीं उड़ रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, फ्लाइंग कर रहे हो, तो ये सब आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं लोकोमोशन के। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप लोकोमोशन किसको बोलोगे और मूवमेंट किसको बोलोगे। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है, और किस प्रकार का जो लोकोमोशन होता है या मूवमेंट होता है तो किन किन टाइप का होता है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और उस लोकोमोशन के थ्रू कौन सी प्रोसेस गवर्न होती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन्हीं सब चीज़ों को। देखिए, लोकोमोशन, लोकोमोशन और एक दूसरा हमने बताया आपको मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। ठीक है, मूवमेंट क्या है, जैसे हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ओनली। ठीक है, केवल बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट। अब हमने बोला कि लोकोमोशन कौन करे, लोकोमोशन के एग्जाम्पल में हमने क्या क्या बोला था, आपको बोला था जैसे वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, फ्लाइंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो ये सब लोकोमोशन के हो गए, इसमें पूरी बॉडी आपकी मूव कर रही है। मूवमेंट में क्या होगा, मूवमेंट में जैसे आपके जो बॉडी में जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनमें जैसे सीलिया है, ये क्या कर रहा है, फूड को भी कैप्चर कर रहा है और उसके बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उनको मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे सीलिया कर रहा है, सीलिया के थ्रू होगा, तो ऐसे मूवमेंट को आप सीलियरी मूवमेंट कर दोगे। कहीं पे फ्लेजला होगा तो ऐसे को फ्लेजलर मूवमेंट कर दोगे। कहीं पे टेंटिकल्स होगा तो वो भी क्या करेगा, फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करेगा और जो है मूवमेंट को भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। अगर मूवमेंट के ये तो हो गए मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म में,
जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के हो गए। अगर कोई ह्यूमन बीइंग का पूछे, ह्यूमन में, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे आपकी आईलिड्स हैं, ये भी मूवमेंट करती हैं, जॉ बोन है आपकी, ये भी मूवमेंट करती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है मूवमेंट का और लोकोमोशन का। अब आपको एक चीज़ हो गई होगी, इस चीज़ से आपको जो है कंफर्म हो गया होगा कि लोकोमोशन में ही क्या होगा, मूवमेंट आ जाएगा, लेकिन मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं होगा। एक होल बॉडी है, तो होल बॉडी में उसका बॉडी पार्ट तो होगा, तो बॉडी पार्ट होगा, तो मतलब क्या है कि जो सभी जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन हो सकते हैं, लेकिन जो सभी लोकोमोशन है वो मूवमेंट नहीं होंगे। इससे आपको कंफर्म हो गया होगा लोकोमोशन में क्या है, होल बॉडी जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट में केवल बॉडी पार्ट का। तो होल बॉडी और बॉडी पार्ट हम हैं, ये हमारी होल बॉडी है, ये हमारा हाथ है, ये बॉडी पार्ट है। तो ये किससे है, ये हमारे होल बॉडी से है। अगर हमारी होल बॉडी नहीं है तो इस हाथ का हमारे कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ऐसे ही समझिए कि मूवमेंट तो करता है ये हाथ, लेकिन अगर हमारी बॉडी ना हो तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मतलब जो बॉडी ना हो, मतलब लोकोमोशन अगर हमारी ना हो तो ये मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो सभी लोकोमोशन है वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, ठीक है। तो क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे, 10 all the locomotion are movement but not all movement are locomotion, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोकोमोशन कब बोलोगे और मूवमेंट कब बोलोगे, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि लोकोमोशन मूवमेंट कौन कौन से ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, लोकोमोशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है, अदरवाइज हम इसको मिटा देते हैं। नोट्स बना लीजिए इसके अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसमें आप दोबारा से लेक्चर को आप देख सकते हो, तो आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट से। देखो, मूवमेंट क्या है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग कौन है, लिविंग में आप दोनों को मानते हो, आप प्लांट को भी लिविंग मानते हो और एनिमल को भी लिविंग मानते हो। एग्जाम्पल है प्लांट प्लस एनिमल, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल है अमीबा। अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि जीनस का नाम है, ठीक है, अमीबा। तो अंडरलाइन कर देते हैं हम जब कभी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को। तो अमीबा क्या है, ये क्या करता है, शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है कि जब वाटर करंट आता है तो क्या होता है, जो इनका साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, वो मूव करने लगता है, मतलब उसकी साइक्लोसिस होने लगती है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आल्सो नोन एज
ठीक है, इसको आप साइक्लोसिस भी बोलते हो। तो जो आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है और इसको साइक्लोसिस भी करते हो। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस ये सिंपलेस्ट फॉर्म का, जो मतलब आपका प्रोटोजोआ क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट इज द simplest form of movement, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। हमने आपको बस इसको समझा दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं एनसीईआरटी का आपका, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी का वो है, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, कुछ क्या एनसीईआरटी जो लिखता है वो बोलता है मेनी ऑर्गेनिज्म में मतलब ऑलमोस्ट, जो मतलब नहीं सारे लेकिन ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, वो या तो जो मूवमेंट करेंगे वह सीलिया के थ्रू करेंगे या फ्लैजेला के थ्रू करेंगे या टेंटिकल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, जो दूसरा एग्जाम्पल है मेनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेनी ऑल नहीं लिख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल साइंस में एब्सोल्यूट चीज़ें सही नहीं होती, ठीक है। ऑल नहीं, ऑल अगर लिख देंगे तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ वाली चीज़ें होंगी वो सही होंगी, मे बी, कैन बी, ये सही हो सकती हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम वाली चीज़ें होंगी, एक्सक्लूसिव वाली चीज़ें होंगी वो गलत होती हैं, ठीक है। तो मेनी ऑर्गेनिज्म exhibit movement through cilia, flagella and tentacles, ठीक है। सीलिया के थ्रू क्या होता है, सीलिया के थ्रू कौन मूवमेंट करता है, हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको, पैरामीशियम, अभी आगे भी बताएंगे आपको। फ्लैजेला के थ्रू कौन करता है, आपका यूग्लिना है, या और भी बहुत सारे हैं वो करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म। टेंटिकल्स के थ्रू कौन करता है, हाइड्रा आपका जो कि सिलेंट्रेट है, और आपका पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ है, यूग्लिना भी आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। ह्यूमन बीइंग के में क्या होती है, जैसे हमने बताया आपको आईलिड का मूवमेंट या आपका टंग का मूवमेंट, ये सब क्या होते हैं, मूवमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं, ये आपके एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, और इन सब को एग्जांपल आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपकी है, एक लाइन, सिंगल लाइन आपकी नहीं छूट रही, और सब कुछ आप समझते हुए चल रहे हो। अब हम बात करेंगे, ये हो गई मूवमेंट की बात, अब हम बात करेंगे लोकोमोशन की बात, ठीक है। लोकोमोशन की बात, मूवमेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि हम बॉडी पार्ट को मूव करेंगे। अब दूसरा करेंगे लोकोमोशन। अब लोकोमोशन कैसे होगा, लोकोमोशन क्या होगा कि ये रिजल्ट होगा, रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस और होल बॉडी, ठीक है। या प्लेस चेंज कर दो आप, या आप अपनी पूरी बॉडी चेंज कर दो, पूरी बॉडी चेंज कर दो, और लोकेशन, ठीक है, चाहे आप लोकेशन चेंज कर दो। तो इन चीज़ों को आप क्या बोलोगे, लोकोमोशन। अब जब आप प्लेस चेंज करोगे या अपनी बॉडी को चेंज करोगे तो ये अपनी मर्जी से करोगे आप, ठीक है। जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ करते हो तो आप उसको बोलते हो वॉलेंट्री, ठीक है। तो ये जो लोकोमोशन होगा ये कैसे प्रोसेस होगी, इट इज़ वॉलेंट्री प्रोसेस होगी,
ठीक है, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है आपका है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एटसेट्रा। ठीक है, स्विमिंग, ये सब भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लोकोमोशन और मूवमेंट, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। किन किन में हो रहा है ये समझ में आ गई, और कैसे कहोगे ये समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जो आपका लोकोमोशन में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन भी शो करते हैं और मूवमेंट भी शो करते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ से दोनों चीज़ें शो करते हैं। जैसे पैरामीशियम में होता क्या है कि उसमें सीलिया पाया जाता है, जैसे हमने आपको बताया। वो सीलिया क्या करता है, फूड का मूवमेंट भी करता है और उसके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट के साथ साथ वो जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जैसे सीलिया है, फ्लैजेला है, या टेंटिकल्स है, या लिम्स है, ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा काम भी करते हैं, लोकोमोशन के अलावा भी कोई काम करते हैं। ठीक है, तो हम उनको भी देखते हैं एक एक करके, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका है, ठीक है, ये स्टार बना के आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया क्वेश्चन और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि जैसे इन, पहला है इसका एग्जाम्पल है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, इन पैरामीशियम का नाम जीनस है तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। पैरामीशियम, इसमें क्या होता है, हैव सीलिया। अब ये जो सीलिया है, ये सीलिया क्या है, ये दो चीज़ें करता है। ठीक है, ये तो क्या पहला काम क्या करता है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रो साइटोफेरिंग्स। आपको वो आ रहा होगा कि साइटोफेरिंग्स क्या है। साइटोफेरिंग्स एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू क्या होता है, पैरामीशियम की बॉडी में क्या होता है, फूड आता है, तो मूवमेंट हो गया फूड का। दूसरा क्या करता है, ये लोकोमोशन का भी काम करता है, फिर यार लोकोमोशन। तो क्या है, एक ही स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है, और ये एग्जाम्पल भी आपका एनसीईआरटी का है। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है, दूसरा है इन हाइड्रा। ये हम जो है आपको कुछ मतलब अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके सब एनसीईआरटी है। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, और इंट्रोडक्शन पढ़ना किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रा में क्या होता है, हैव टेंटिकल्स। अब ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि जो प्रे है उसको कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। यहाँ लिख लो, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, तो एक काम तो इसका होगा हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन, और दूसरा काम क्या है, कैप्चरिंग प्रे। प्रे के कैप्चरिंग में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल आपके उसमें दिया हुआ है लिम्स का। हम लोगों में लिम्स हैं, ये क्या करती हैं, बॉडी के पोस्चर में भी जो है हेल्प करती हैं, और क्या करती हैं, लिम्स आपके मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं या लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल है ये आपका हो गया, तो तीसरा लिखते हैं। एनसीईआरटी का है आपके, आप अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है इन ह्यूमंस में क्या है, लिम्स।
एग्जाम्पल है लिम्स। दो काम करता है, एक तो लोकोमोशन तो करेगा ही करेगा, हेल्प इन लोकोमोशन। इसके अलावा और कौन सा काम करेगा? दूसरा काम ये करेगा, चेंज इन बॉडी पोस्चर्स, बॉडी पोस्चर को भी चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपके एग्जाम्पल हो गए कि जो आपका लोकोमोशन है, इसके अलावा भी जो स्ट्रक्चर है और भी दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इस चीज़ से आपको एक चीज़ लग गया होगा कि आप लोकोमोशन और मूवमेंट को, जितना भी हमने आपको अभी तक डिस्कस किया है, कि लोकोमोशन और मूवमेंट को आप सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर आप लोकोमोशन स्टडी कर रहे हो तो आपको मूवमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, और मूवमेंट की स्टडी करने के लिए लोकोमोशन को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोकोमोशन के अंतर्गत या में ही इन्वॉल्व होता है मूवमेंट आपका। ठीक है, तो आप सेपरेट तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की, कि आप कभी भी लोकोमोशन और मूवमेंट को सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, दोनों को कोऑर्डिनेट करके आपको जो है स्टडी करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि लोकोमोशन को परफॉर्म करने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या ये हैबिटेट या उसकी मेथडोलॉजी ऑफ मूवमेंट जो है लोकोमोशन है उस पर डिपेंड करेगा? जी बिल्कुल करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपका लोकोमोशन कि आपका हैबिटेट कैसा है, मतलब आपका वास स्थान जहाँ पे आप रह रहे हो वो कैसा है, और आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, इसी बात पे आपका ये लोकोमोशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, लोकोमोशन भी हो गया, मूवमेंट भी हो गया, समझ में भी आ गया क्या लोकोमोशन है क्या मूवमेंट है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो समझ में आ गए, लेकिन इनका पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ क्या हो सकता है? कोई एनिमल है, उसको फूड को सर्च करना है, फूड ढूंढना है। मान लो लायन है, उसको फूड अपना ढूंढना है, कैसे करेगा? दौड़ेगा वो किसी जो है दूसरे एनिमल के पीछे। क्या करेगा? मतलब क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है और क्या करेगा? अपने वो प्रे को क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा। तो क्या है? एक पर्पज़ हो गया इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा पर्पज़ क्या हो सकता है? लोकोमोशन, मान लीजिए किसी का कोई मतलब कोई इनेमी था, कोई प्रीडेटर था, उसको ढूंढ रहा था। क्या हुआ? वो कहीं जाके गुफा में, केव में कहीं जाके छुप गया या कहीं जंगल में जाके छुप गया। तो क्या है? शेल्टर का भी काम कर रहा है आपका लोकोमोशन इसके थ्रू। इसके अलावा किसी को मेट अपना ढूंढना है, अपना पार्टनर ढूंढना है, तो क्या कर रहा है? वो लोकोमोशन करके उस पार्टनर तक, अपने फीमेल पार्टनर तक या मेल पार्टनर तक जा रहा है। इसमें भी लोकोमोशन में काम हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग जो हैबिटाट होगा, जो प्लेस होगा, वहीं पे वो ब्रीड करेंगे, वहीं पे वो मेट करेंगे। तो क्या करें? उनको क्या करना पड़ेगा? चल के जाना पड़ेगा। कैसे? बहुत सारे माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रहते तो कहीं और हैं, लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो कहीं और चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी मतलब क्या है कि सूटेबल जो है ब्रीडिंग जो प्लेस है उसकी सर्च करने के लिए ये आपका जो है मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी एनिमी को या प्रेडेटर को क्या करने के लिए, एस्केप करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्पज़ हो गए, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब लोकोमोशन तो हो गया, लोकोमोशन से ही मूवमेंट होगा। अब हमें मूवमेंट पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपके दिया है कि कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं। तो अब मूवमेंट कितने टाइप के हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या उसमें मसल्स इन्वॉल्व है या मसल्स नहीं इन्वॉल्व है। अगर मसल्स इन्वॉल्व है तो उसको आप मस्कुलर मूवमेंट करोगे, जो किसके थ्रू होगा? मसल्स के थ्रू होगा। और मसल्स में क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एक सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी इसकी वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकती है आपकी मसल्स। क्यों कर सकती है? उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, जेड लाइन, एम लाइन और भी आई लाइन और ए लाइन, बहुत सारी लाइंस होती हैं, एच लाइन, ठीक है, एच जोन। तो ये सब क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराती है। तो ये मस्कुलर मूवमेंट हो गया। दूसरा, उसमें ये हो सकता है कि मसल्स इन्वॉल्व ना हो। जब मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगी तो उसको आप नॉन मस्कुलर मूवमेंट कहोगे। तो एनसीईआरटी में तो आपके नहीं क्लासीफाई है, लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दे रहे हैं, बताएंगे वही चीज़ें जो एनसीईआरटी में है, फालतू का नहीं होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट को। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट्स, तो दो तरीके के हैं मूवमेंट्स आपके, नॉन मस्कुलर मूवमेंट और दूसरे हैं मस्कुलर मूवमेंट। अब मस्कुलर मूवमेंट जो होंगे विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स। नॉन मस्कुलर मूवमेंट होंगे, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। ये 3 टाइप के होते हैं, फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स के हैं? वो 3 टाइप्स आपके हैं, अमीबॉयड मूवमेंट। दूसरे टाइप का मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट। तीसरे टाइप का मूवमेंट है जो आपकी नॉन मस्कुलर है, वो है फ्लैजेलर मूवमेंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो अमीबॉयड मूवमेंट कौन हमारी बॉडी में होता है कि नहीं होता है, सिलियरी मूवमेंट हमारी बॉडी में होता है कि नहीं होता है, या फ्लैजेलर मूवमेंट हमारी बॉडी में होता है या नहीं होता है। तो तीनों ही मूवमेंट हमारी बॉडी में होते हैं। एनसीईआरटी में आपके फ्लैजेलर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप समझ लो कोई नहीं है कि फ्लैजेलर मूवमेंट में आप, फ्लैजिला किसके पास होता है? स्पर्म के पास। स्पर्म क्या करेगा? फ्लैजेलर मूवमेंट करेगा, ठीक है। वो फ्लैजेलर मूवमेंट कौन कराता है? उसकी टेल्स में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? उसका मूवमेंट करवाती हैं। सिलेरी मूवमेंट में आपके जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या होता है? बहुत सारा ट्रेकियल जो नेजल कैविटी है वो क्या करती है? ये सीलिया पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? जो डस्ट है उसको ट्रैप करती हैं, या कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस चला गया है उसको क्या करेंगी? रोकती हैं, ठीक है, उससे आपको प्रिवेंट करती है। अमीबॉयड मूवमेंट कब होगा? अमीबॉयड मूवमेंट कौन करेगा? ये आपके जो ल्यूकोसाइट हैं या मैक्रोफेजेज हैं, ये क्या करती हैं? ब्लड में आपके घूमती हैं, ठीक है। अब मैक्रोफेजेज क्या करती है? ये फेगोसाइटिक सेल है। ल्यूकोसाइट क्या है? ये भी आपकी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से बचाती हैं, इसलिए ये अमीबॉयड मूवमेंट जरूरी है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि अमीबॉयड, ये जो सेल्स होती हैं, अमीबॉयड मूवमेंट क्यों करती हैं कोई सेल? अमीबॉयड मूवमेंट इसलिए करती हैं क्योंकि अमीबा का आप कहते हो कि उसकी आकार निश्चित नहीं होता, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अमीबा ऐसा होगा। वो क्या है? उसका जो आकार अनिश्चित होता है, आप पढ़ते हो, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है। इसका फ़ायदा क्या है? मान लो अपने ब्लड में घूम रहा है ये मैक्रोफेजेज, कहीं पे वेन्स जो है बहुत ही नैरो हैं, वहाँ से नहीं निकल पा रहे। अगर एक पर्टिकुलर शेप है, अमीबॉयड शेप होगा, वो क्या करेगा? अपने शेप को चेंज कर देगा, निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेज क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये हमको क्या करेंगी? हमारी जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं, फेगोसाइटिक सेल का मतलब ये है कि जो भी कोई ऐसी सेल होंगी जो इन्फेक्शन हुआ होगा जिन सेल्स में, उनको ये खा जाएंगी। और ल्यूकोसाइट क्या करेगी? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो एक एक करके हम इन तीनों मूवमेंट को पहले पढ़ते हैं, फिर मस्कुलर मूवमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट पहला है, नॉन मस्कुलर में
अमीबॉइड मूवमेंट एग्जाम्पल है, अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जाम्पल है आपका, वो है आपका मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट्स। ये अमीबॉइड मूवमेंट कैसे करती होंगी? इनमें क्या होता है, इसमें स्यूडोपोडिया होता है। अब जब स्ट्रक्चर देखते हो अमीबा का, ये मान लीजिए कोई अमीबा है, ये इसकी होती है स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये जो स्यूडोपोडिया होती हैं यही हेल्प करती हैं इसके मूवमेंट में, इसीलिए। और ये स्यूडोपोडिया किसका एग्जाम्पल है, किसमें पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती हैं। ये आभासी पैर होते हैं, मतलब ये बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया अमीबा का। तो ये जो फैसिलिटेट होगा अमीबॉइड मूवमेंट, वो किसके थ्रू होगा? वो होगा आपके स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। फैसिलिटेटेड बाई स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया। अब क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया फैसिलिटेट होंगे इन कहाँ पे? इन ब्लड, ठीक है। ये सब कहाँ रहेंगे? दोनों ये ब्लड में रहेंगे। तो क्या करेंगे, ये स्यूडोपोडिया क्या करेगी? इसको मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो आपका जैसे ये सेल है, तो इसमें कुछ माइक्रोफिलामेंट भी होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट को आप एक्टिन फिलामेंट भी कहते हो, ये क्या है? ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है? ये साइटोस्केलेटन क्या करता है, आपकी जो सेल है उनको क्या करता है? एक शेप देगा और क्या करेगा? उसको बचा के रखेगा उस शेप को, ठीक है। अगर ये साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो सेल क्या होगी? चिपक जाएगी आपस में। ये साइटोस्केलेटन क्या करती है? रोक के रखती है आपके सेल को, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी अमीबॉइड मूवमेंट में, ठीक है। कौन कौन करेगा? मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट। कहाँ करेंगी? ब्लड में। कैसे फैसिलिटेट होंगी? स्यूडोपोडिया के थ्रू। और इसमें दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है साइटोस्केलेटन भी है और माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अब दूसरा जो मूवमेंट हम देखते हैं, वो देखते हैं आपका ट्रेकिया में जो पाया जाता है या फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो ट्रेकिया में क्या होती है? आपकी सीलिया होती है। और आपका फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है? उसमें भी सीलिया होता है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट क्या हो, किसमें पाया जाता है? कहाँ पे होगा? इन इंटरनल ऑर्गन। अब आपकी बॉडी में कोई इंटरनल ऑर्गन है अगर है, तो उस इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? इसको एपिथेलियम से लाइंड होती है। जो ये एपिथेलियम होगी यहाँ पे इन इंटरनल ऑर्गन में, वो सीलिएटेड होती है। तो इन एपिथेलियम को क्या करते हैं? क्या होता है इनमें? हैव सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती है, हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। कैसे? मान लो आपका कोई ये इंटरनल ऑर्गन है, एक मिनट, ठीक है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, इसमें ये क्या है? ये इंटरनल ऑर्गन है कोई। ये क्या है? ये आपकी सीलिएटेड एपिथेलियम है। ऐसे इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर से ओवा निकलेगा, ये इधर जो क्या करेगा? मूवमेंट करके ये इधर जाएगा, यहाँ से स्पर्म आ रहा होगा, ठीक है। स्पर्म आ रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये किसके थ्रू आ रहे हैं? ये लाइंड होती है सीलिएटेड एपिथेलियम पे। तो क्या कर रहा है ये? इस स्पर्म के, इस ओवम के क्या कर रहा है? स्पर्म के पास तो क्या है? स्पर्म के पास क्या होता है? फ्लैजिला है। ओवम के पास कुछ नहीं है, एब्सेंट है। तो ओवम को मूवमेंट कराने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ इंटरनली कुछ लाइंड होना चाहिए। तो वो क्या हो? इंटरनल ऑर्गन कैसे लाइंड होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है? इसके मूवमेंट में, ओवा के मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो
दूसरा हिस्सा ये हो गया आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा इनमें, एक हो गया फैलोपियन ट्यूब, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ट्रेकिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए। हम तीसरा लिखते हैं, तीसरे टाइप का मूवमेंट। तीसरे टाइप का मूवमेंट आपका फ्लैजलर मूवमेंट है। फ्लैजलर मूवमेंट किस में है? स्पम होता है, उसमें फ्लैजला होता है, तो वो क्या होगा? वो फ्लैजलर मूवमेंट हो गया। तो तीसरे टाइप का मूवमेंट आपका लिख देते हैं फ्लैजलर मूवमेंट। ये फ्लैजलर मूवमेंट क्या करता है? एग्जाम्पल है स्पम। आप जब बनाते हैं स्पम का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे ही तो बनाते हो। ये क्या है? आपका स्पम है, ये इसका एक्रोसोम होता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका, तो ये स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा? फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करेगा इजैकुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मूवमेंट हो गया फ्लैजलर मूवमेंट। तो ये नॉन मस्कुलर जो मूवमेंट थे वो हमने पढ़ लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट कौन करेगा? आपकी बॉडी में जैसे लिम्फ हैं, जॉज हैं, टंग है, ये क्या करते हैं? इसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है। मसल्स के थ्रू क्या होते हैं? इन्वॉल्व होती है। जब मसल इन्वॉल्व होंगी तो क्या होती? मसल्स की प्रॉपर्टी होती है। मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है। जब किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पर्पज होता है तो वो क्या करेंगी? अपने आप ही लोकोमोशन कर देंगी। और जब लोकोमोशन करेंगी तो एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें कि आपकी केवल मसल्स ही इन्वॉल्व हैं। जब कभी आप कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा तो उसमें आपके मसल्स के साथ साथ आपका स्केलेटन जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा और आपका न्यूरल सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट एक बार देखते हैं क्या है मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा है, अब दूसरा जो हमने कैटेगरी बनाया था उसको बनाया था मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट, अब मस्कुलर मूवमेंट कौन करेगा? ये करेंगी आपकी मसल्स, सॉरी ये करेंगी, इनका एग्जाम्पल है लिम्फ हैं, जॉज हैं, टंग हैं, ये सब क्या करेंगी? ये सब मस्कुलर मूवमेंट करेंगी। ठीक है, क्या होती हैं? रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अब ये मस्कुलर मूवमेंट क्यों रिक्वायर होता है? क्योंकि इन सबके पास क्या होती हैं? मसल्स पाई जाती हैं। इस मसल्स पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। जब किसी में, समझ लो, जब किसी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसको हम यूज करते हैं। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है तो उस चीज़ को हम यूज करने लगते हैं, यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन। अब ये जो आपका लोकोमोशन है ये केवल मसल से नहीं होगा, रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विथ किसके साथ? पहला तो मसल्स के साथ, दूसरा तो आपका स्केलेटल सिस्टम के साथ, और तीसरा न्यूरल सिस्टम के साथ। ठीक है, न्यूरल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होगा। फिर से समझ लो, मस्कुलर मूवमेंट कौन कौन
शो करेगा। लिम्स है, जॉज है, टंग है, या और भी बॉडी में आपके बहुत सारे पार्ट हैं। इनको मस्कुलर मूवमेंट रिक्वायर होता है। मस्कुलर मूवमेंट जब रिक्वायर होगा तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व होगी। मसल का जो प्रॉपर्टी होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, और जब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी किसी में हो जाती है तो उसको लोकोमोशन की तरह यूज करते हैं। लोकोमोशन में केवल मसल्स ना इन्वॉल्व होके दो और सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका मसल्स तो इन्वॉल्व ही होगा, इसके साथ साथ आपका स्केलेटन जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मसल्स कहाँ लगी होंगी, आपके स्केलेटन पे। अब स्केलेटन पे लगी हैं तो इसको कोई गवर्न करने के लिए होना चाहिए, आपको रोकने के लिए कि हमें इस चीज़ को टच नहीं करना है, या हमें इसको टच नहीं करना है, इसको रोकने के लिए होना चाहिए, ठीक है, या हमें करना है नहीं करना है, इसको रोकने के लिए तो न्यूरल टिश्यू होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके जो मस्कुलर जो आपके टिश्यू है, मस्कुलर जो सिस्टम है, मस्कुलर मूवमेंट है वो, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मसल्स के बारे में, ठीक है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब आ गए हो मसल्स तक, ठीक है, हम मसल्स तक पहुंच गए हैं, अब हमें मसल्स पढ़ना है। तो आप जानते हो कि मसल्स जो है आपकी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये इसमें क्या होती है, इसमें कुछ आपके जो है कलर भी होता है, रेड कलर की भी होती है, कुछ मसल्स वाइट कलर की भी होती हैं। रेड कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि मायोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का ही एक रूप है जो मसल्स में पाया जाता है, उसको मायोग्लोबिन आप कहते हो। मायोग्लोबिन का भी सेम ग्राफ भी बनता है, वो हम पढ़ेंगे कभी और, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ये बोला जाता है कि मसल्स जो है मेसोडर्मल ओरिजिन के, आपकी एनसीईआरटी भी यही मेंशन कर रही है, लेकिन सारी मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन की नहीं होती, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको याद रखना है क्या, कि जो आपकी सीलियरी मसल्स होती हैं या आइरिस मसल होती हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन की नहीं होती। फिर किससे ओरिजिनेट होती हैं? ये होती हैं एक्टोडर्मल ओरिजिन की। एक्टोडर्मल की ओरिजिन की होती हैं। तो आपको ये क्या करना है, ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया, आपको याद रखना है। आपका जितना बॉडी वेट है उसका 40 to 50%, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि 40 to 50% क्या होगा, वो आपका मसल्स होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी वेट का। अब जो आपकी मसल्स है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बनी किससे होती हैं, तो मसल्स बनी होती हैं आपके मायोसाइट्स से। और मसल्स की अगर आप स्टडी कर रहे हो, जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हो, उनको आप इसकी स्टडी को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हो, ठीक है। तो मसल्स थोड़ा सा देखेंगे हम, ठीक है। फिर हम उसके बाद कितने टाइप की मसल्स होती हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और फिर उस मसल्स में मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो मसल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं आपको। मसल क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं, एक्सेप्ट आइरिस मसल किसकी होती है? एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन में, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, अगर तो आप सभी, तुम अगर आ गए आपके उसमें कि जो सभी मसल्स हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, नहीं लगाइएगा, ऑल नहीं लगाइएगा, ऑलमोस्ट आएगा आप उसको सही कर दीजिएगा, ऑल आएगा तो उसको आप सही नहीं मानिएगा, उसको आप गलत मानिएगा, ठीक है। करती क्या है? कंट्रीब्यूट 42 लाइन है एनसीईआरटी के आपके, 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट का 40 to 50% क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ये मसल्स हैं आपकी मदी होती है मेड अप ऑफ मायोसाइट्स, मतलब जो, अब मायोसाइट्स क्या है? ये यूनिट ऑफ मसल, ठीक है, मसल की यूनिट है। अगर कोई साइंटिस्ट मसल की स्टडी कर रहा है तो उसको आप बोलोगे स्टडी ऑफ मसल,
तो आप बोलोगे मायोलॉजी, आप बोलोगे मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। ठीक है, तो ये बातें, इतनी बातें आपको बतानी थी मसल्स के बारे में। अब मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे इसमें एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी कर सकती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी भी होती है। मसल्स को खींचोगे खिंच जाएगी। इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी, टच करोगे अपने आप एक वो हो जाता है, करंट लगता है, तो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेती है। हमने बताया था आपको लेक्चर में कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, या डीपोलराइज, हाइपरपोलराइज क्या होते हैं, हमने ईसीजी वाले लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, तो इनमें एक्साइटेबिलिटी भी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको जो भी बात हमने बताई है वो समझ में आई होंगी। आपका जो भी डाउट, बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इसका, कोई ऐसा बहुत वो नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का इसमें एफर्ट्स चाहिए इसको पढ़ने या पढ़ाने में। बहुत सिंपल टाइप का ये इंट्रोडक्शन है इसका, और बस अपनी मैंने कोशिश की कि आपको जो भी चीज़ें एनसीईआरटी हैं वो लाइन बाय लाइन आपको हम यहाँ पे बता दें, ताकि आप जब पढ़ो तो ऐसा ना लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं। जब आपकी बुक में दिया है तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप कुछ पढ़ो तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्या करो, ये जब आप इम्पोर्टेंट करोगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे। लेकिन जब आप सब कुछ इम्पोर्टेंट मान के चलोगे तो आप सब कुछ पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम PYQs की बात करें तो पूछा गया जैसे आपसे PYQs में कि मसल्स की स्टडी क्या कहलाती है, तो हमने बोला ही मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। मसल्स की ओरिजिन क्या है, तो वहाँ पे तो लिखा हुआ है मेसोडर्मल ही आंसर है, तो आपको यही मान लेना है मेसोडर्मल ओरिजिन है। एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कौन परफॉर्म करता है, अमीबा, या साइक्लोसिस क्या है, तो उसका ये भी ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ, तो क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है जो कि अमीबा परफॉर्म करती है। ये सिंपलेस्ट टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ PYQs थे जो आए हुए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।